स्पीड ऑफ लाइट है कितनी, ये जानने के लिए साइंटिस्ट को 300 साल का समय लगा। बहुत सारे डिबेट्स हुए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसके बाद हम एक एक्यूरेट स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंच पाए। आइंस्टाइन ये जानकर बहुत परेशान हो गए थे कि उनके अपने इक्वेशंस टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि उनको लगा शायद कुछ क्रेडिबिलिटी लॉस हो सकता है इस वजह से। और ये चीज़ उनके एक मित्र साइंटिस्ट ने उनकी इक्वेशंस को पढ़ करके उन्हें बताया था। क्या साइंटिफिकली पॉसिबल है कि ह्यूमैनिटी एक इंटरस्टेलर स्पीशीज बन जाएगी? क्या भारत के प्राचीन रिसर्च पेपर्स में हजारों साल पहले स्पीड ऑफ लाइट का प्रिडिक्शन मिलता है? क्या सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट का डायमीटर, रेडियस, मूवमेंट की स्पीड, क्या ये सारी कैलकुलेशन किसी एक छुपी हुई एंशिएंट किताब में हुई भी है? ये सारा डिस्कशन आज हम साइमिथ के साथ करेंगे, जिनकी आवाज़ तो आपने सुनी है पर शायद चेहरा नहीं देखा। ये उनका फेस रिवील एपिसोड भी है। तो दोस्तों, सिट बैक एंड एंजॉय दिस मैसिव एपिसोड फ्रॉम तरुण बिंदलिश पॉडकास्ट। शिवम भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। साइमिथ की आवाज़ के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ है, आज वो लोगों के सामने पहली बार आ रहा है, और उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तरुण भाई, मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। शिवम भाई, आज ये फेस रिवील के साथ साथ हम एक बहुत ही डीप डाइव एपिसोड करेंगे, ये समझने के लिए कि जो फिजिक्स आज की डेट में जो जो डिस्कवरीज कर चुकी है, उसके हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स कैसे चलता है, और ये जो 20-21वीं सेंचुरी की रिसर्च हो रही है, इसके बारे में हमारे खुद के शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में क्या लिखा हुआ है, क्या क्रॉस रेफरेंस है। तो आज ये एंशिएंट इंडिया वर्सेस न्यू एज एस्ट्रोफिजिक्स, इन दोनों के कंजंक्शन से क्या बनता है वो देखते हैं। एग्जैक्टली। तो एक ना शिवम भाई, बहुत अजीब बात लगेगी शायद कुछ लोगों को, लेकिन 300 साल की जद्दोजहद रही थी ये जानने के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट है क्या एक्चुअल में। 3 बड़े रीजन थे कि क्यों ये स्पीड एक्यूरेटली कैलकुलेट करना जरूरी था। पहला रीजन ये था कि पूरे यूनिवर्स की जो रेंडर स्पीड जिसको बोलते हैं, या मैक्सिमम स्पीड जो यूनिवर्स में अटेन कर सकते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट है। दूसरा ये कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट का बैरियर तोड़ दे तो वो प्रैक्टिकली टाइम ट्रैवल कर सकता है, अगेन आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से। बिल्कुल। जो एक टाइम ट्रैवल की फैंटेसी है पूरी दुनिया की, वो फैंटेसी फुलफिल करने के लिए किस स्पीड को ब्रेक करना है, वो नंबर जानना जरूरी था। तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन था कि स्पेस ट्रैवल अपने आप में, ऐसा बोला जाता था कि स्पेस ट्रैवल प्रिजन सेंटेंस जैसा है, जैसा जेल जाने को किसी को बोल दिया होगा, उतना ज़्यादा मुश्किल है स्पेस ट्रैवल। क्योंकि आप सोचिए कि अगर हमारे प्लैनेट से अल्फा सेंचुरी, जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, वहां तक आपको जाना है तो 4.2 ईयर्स लगते हैं अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको जाना पड़ रहा है उसके लिए तो वो जेल सेंटेंस जैसा ही हो गया। एग्जैक्टली। तो इन सब फैसिनेटिंग चीज़ों की वजह से ये रेस स्टार्ट होती है 16वीं सेंचुरी में कि चलो स्पीड ऑफ लाइट को कंप्यूट करते हैं। क्या हुआ था इस पूरी रेस में, और लाइट की स्पीड कितनी है, और ये कैसे डिटरमिन हुई, ये आप समझाइए प्लीज। तो सबसे पहले लाइट की स्पीड को पुराने जमाने के लोग ये मानते थे कि शायद इन्फिनाइट है। उन्हें ही लगता था कि इसकी स्पीड हम कभी नाप ही नहीं सकते। 1 सेकंड में जैसे बल्ब ऑन करो तुरंत ऑन हो जाता है, मोमबत्ती जलाओ, कुछ भी जलाओ आप, तुरंत एकदम से कमरा रोशनी से भर जाता है। तो पुराने ज़माने के लोग ये मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई और यूरोप में रेनेसेंस का टाइम जब आया, तब साइंटिफिक टेम्परामेंट भी लोगों का बहुत बढ़ा। तब खोज हुई कि इस चीज़ को नापना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनाइट तो नहीं हो सकती, किसी यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो लिमिट जरूर होगी। तो सबसे पहले ओले रोमर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट नापने के लिए एक कोशिश की। उन्होंने जुपिटर के मून आयो को देखा और बेसिकली उसके इक्लिप्स को नापा। उससे उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट एक इंट्रोड्यूस करी, जो कि आज की यूनिट से तो काफ़ी दूर थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी थी। मीन्स मैं कहूँगा 2,12,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। सोचिए 300-400 साल पहले इसको भी अगर नाप लिया, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो 2,12,000 किलोमीटर पर सेकंड उन्होंने निकाल लिया, यहाँ तक वो पहुंच गए, जो कि अपने आप में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 सेकंड में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी लाइट, ये एस्टिमेट कर पाना धरती पे बैठे बैठे बहुत मुश्किल काम है।
सोचिए उस टाइम पे 300 साल पहले इक्लिप्स देखना आयो का, जुपिटर हाँ, का जो मून है, हाँ, और उससे ये पता करना कि उसकी जब वो पृथ्वी जुपिटर के पास होती है तो हाँ। कितना टाइम लगता है लाइट को हम तक आने में, और जब दूर होती है तो कितना, उस हिसाब से उन्होंने ये वैल्यू निकाली। जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट मानी जाती है मोटा माटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। तो 2,12,000 तक पहुंच गए थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर धीरे धीरे रिसर्च और बढ़ती गई। उनके 150-200 साल बाद फिट्जू एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। 8 किलोमीटर दूर एक मिरर लगाया और एक टूथ शेप्ड का एक डिवाइस रखा। उन्होंने कोशिश की कि लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, उसमें उससे टकराएगी, और वो टूथ शेप्ड है, तो उससे जब पार होगी और जब उससे रिफ्लेक्ट होगी तो उस टाइम वेरिएंस में जो हम लाइट की स्पीड नापेंगे उससे निकालेंगे कि कितनी स्पीड हो सकती है। तो ये मेथड उन्होंने ट्राई किया, तो इससे उनकी वैल्यू 3,13,000 किलोमीटर पर सेकंड निकली। यानी उन्होंने सोचा कि उनके एस्टिमेट के हिसाब से या एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ज्यादा तेज थी, और ये उन्होंने निकाला कि लाइट को शीशे के द्वारा रिफ्लेक्टिव बार बार वो बाउंस करने में कितना समय लग रहा था, उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट करा। उन्होंने एक्चुअली 8 किलोमीटर दूर एक शीशा रखा और एक अपना डिवाइस रखा। 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर मतलब यहाँ से, मतलब अगर गुड़गांव में कोई बैठा है तो लाइट इतनी फास्ट है, इतना दूर तो रखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। हाँ, तो उससे रखा, लाइट उससे मिरर से टकरा करके उस पे आ रही थी, पार हो रही थी, और कभी कभी जब लाइट आ रही थी तो वो घूम रहा था तो उससे टकरा करके रुक भी जा रही थी। तो उन्हें ये वेरिएंस देखना था भाई कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया सब कुछ करके तो उनकी वैल्यू शायद 3,13,000 किलोमीटर पर सेकंड निकली। पिछली वैल्यू से, रोमर की वैल्यू से काफी क्लोज थी ये वैल्यू। हाँ, क्योंकि अगर 2,99,000 स्पीड ऑफ लाइट है किलोमीटर पर सेकंड तो 3,12,000 मतलब तकरीबन 4% हो गए। फिर उनके बाद माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे ये पता चला कि लाइट एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है और ईथर नाम की कोई चीज नहीं है इस यूनिवर्स में। ईथर बेसिकली पहले लोग ये मानते थे कि ब्रह्मांड किसी ना किसी चीज से भरा पड़ा है और लाइट उसकी वजह से ट्रैवल करती है इंस्टेंट, जैसे आपने बताया। तो माइकलसन मोरले ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें यह साबित कर दिया कि ईथर नाम की कोई चीज नहीं है और लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में सेम ही है। अब इसमें ना एक बहुत फैसिनेटिंग चीज बताता हूँ मैं। ऋग्वेद, जो कि कई लोग कहते हैं 3,000 साल पुराना है, हमने इसी पॉडकास्ट पे डिस्कस करा कि 8,000 साल कम से कम पुराना है। वो हो सकता है नीलेश ओक जी का कहना है कि 30,000 साल पुराना है या उससे भी पुराना है। रूपा भाटी मैम कहती हैं 2 लाख साल से ज्यादा पुराना है ऋग्वेद। सो ऋग्वेद में एक हिम आता है 1.50.4। इस हिम की इंटरप्रिटेशन 14वीं शताब्दी में भारत में सयानाचार्य नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन जब करी, इन्होंने कहा कि इट इज रिमेंबर्ड, ऐसा याद रखा जाता है या स्मृति है लोगों की कि लाइट जो है वो आधे निमिष में 2202 योजन चलती है। अब ये निमिष का मतलब क्या है? निमिष का मतलब आता है महाभारत के शांति पर्व में, जहां पर बोला है कि एक निमिष का मतलब है 0.2112 सेकेंड। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि आधे निमिष की बात हो रही है ऋग्वेद में, तो ये आ गया आपका 0.1056 सेकेंड। ये हो गया आधा निमिष। अब विष्णु पुराण ये कहता है कि एक योजन मतलब 9.09 माइल, ये विष्णु पुराण की इंटरप्रिटेशन है। तो यानी 2202 योजन कितना हुआ? 2202 योजन हो गया 2202 इंटू 9.09, या आ गया आपका 2202 योजन कितना हुआ? 20,016.18। ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2202 योजन डिस्टेंस था, जो माइल्स में निकल के आ गया आपका 20,016.18 माइल्स। इसको अगर हम डिवाइड कर दें टाइम से, जो कि हमारी वैल्यू निकली थी 0.1056, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं माइल्स और किलोमीटर का कन्वर्जन रेशो होता है 1.60934। तो इसको जरा कर दो मल्टीप्लाई बाय 1.60934, तो वैल्यू आती है 3,05,045।
किलोमीटर पर सेकंड। जैसा कि अभी शिवम भाई आपने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल 2,99,000 किलोमीटर पर सेकंड रफली है, उसके 1.75% वेरिएंस में आती है ये वैल्यू। 14वीं शताब्दी में ये जो सयानाचार्य की कमेंट्री है ऋग्वेद पे, जहां पर वो कह रहे हैं कि ये मेरी डिस्कवरी नहीं है, इट इज रिमेम्बर्ड, यानी कि ये स्मृति से ऐसा जाना जाता है, यानी उनसे भी पहले की ये डिस्कवरी है। सो ये हमारे जब सारे शास्त्र ग्रंथ सब कुछ पढ़ो तो ये डेप्थ का नॉलेज जो है निकलता है इसमें। लेकिन इस चीज की एक क्रिटिसिज्म भी होता है और वो मैं बताना चाहूंगा शिवम भाई आपको, क्योंकि उससे क्या है कि एक बैलेंस व्यू हमारा होना चाहिए। इसका क्रिटिसिज्म ये होता है कि योजन की जो वैल्यू है वो समय के साथ साथ हर जगह बदलती रही हमारे शास्त्रों में। तो किस समय योजन को कितने माइल्स या कितने किलोमीटर का कन्वर्जन लगेगा, ये वैल्यू क्योंकि बदलती रही, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ये योजन में कैलकुलेट करा गया है इसका मतलब यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप कमेंट्री देखेंगे सयानाचार्य की तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, स्मृति स्टेट्स दैट द सन मूव्स 2202 योजन इन हाफ अ विंकल ऑफ द आई। विंकल ऑफ द आई मतलब निमिष। सो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, बट योजन की क्योंकि वैल्यू हम विष्णु पुराण से ले रहे हैं और निमिष की वैल्यू जो है हम महाभारत के शांति पर्व से ले रहे हैं, इस वजह से बहुत लोग कहते हैं कि इस कैलकुलेशन में हो सकता है कि ये सिर्फ एक एस्टिमेशन हो। दूसरा ये जो उन्होंने कहा इट इज रिमेम्बर्ड, ये स्मृति से याद करा जाता है, तो बहुत से साइंटिस्ट का ये कहना है कि सोर्स ऑफ दिस कैलकुलेशन, यानी कि ये कहाँ से उत्पन्नित होती है वो नहीं पता है, तो इस वजह से इसको वैलिड नहीं माना जा सकता। ये दो वजह से शायद जो है इस पे डिबेट चलता है, लेकिन ये इस तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, वो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग बात है। और उन्होंने अटेम्प्ट तो करा ही है कम से कम ये निकालने का कि सूर्य किस स्पीड से चल रहा है या लाइट किस स्पीड से चल रही है, ये कैलकुलेट करने की कोशिश तो करी है, तो वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बात है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक इंसिडेंस हुआ था, आइंस्टाइन के एक मित्र होते थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ही, उन्होंने ये क्लेम करा कि आइंस्टाइन की खुद की इक्वेशंस के हिसाब से पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है, और इस चीज की वजह से आइंस्टाइन बहुत परेशान भी हो गए थे जब उन्होंने खुद ये रियलाइज करा। क्या हुआ था? उनका नाम गॉडल था, आइंस्टीन के ही एक मित्र थे। तो उन्होंने आइंस्टीन की इक्वेशन देखी और ये बताया कि आपकी इक्वेशन के हिसाब से तो हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। और आइंस्टीन ये सोचते थे कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, पास्ट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब कॉन्सेप्चुअली भी सोचना और वैसे देखना भी कॉमन सेंस के हिसाब से भी बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी इक्वेशन से ये हो सकता है। ऑडियंस के लिए अगर मैं समझाऊं तो इक्वेशन जो कोई बनती थी उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस करके लोग ये देखते थे कि ये इक्वेशन से अलग अलग एप्लीकेशन में क्या आंसर आ रहा है। और जब उनके मित्र ने वो एप्लीकेशन ट्राई करी, वो इक्वेशन को ट्राई करा ये देखने के लिए कि पास्ट ट्रैवल पे ये वैलिड रहती है या नहीं, LHS इक्वल टू RHS रहता है या नहीं, तो वो रह रहा था। इसके बाद गॉडल्स ने एक थ्योरी भी दी ब्लॉक यूनिवर्स की। उन्होंने वो थ्योरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उसमें ये कहा कि हम जो लोग हैं वो एक तरीके से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो भी है हमारा एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट, जैसे आप गूगल मैप पे हो कि भाई ये जगह इधर है, ये जगह इधर है, ये जगह इधर है, तो उनके ब्लॉक यूनिवर्स में पास्ट यहाँ एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट यहाँ एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर यहाँ है। आप फ्यूचर को देख सकते हो, पास्ट में जा सकते हो। ये अच्छा। आइंस्टीन की इक्वेशन से उन्होंने ये समझा, एक थ्योरी निकाली। हाँ। डिबेटेबल है, हाँ। कॉमन सेंस हमारा दिमाग ग्रेस्प नहीं कर पाता कि क्या है। हाँ। पर थ्योरी तो है। फैसिनेटिंग थ्योरी है यार। हाँ, इस पूरे मॉडल का बेस उन्होंने आइंस्टाइन को ही लिया, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्रेडिट आइंस्टाइन को ही जाता है। उससे पहले लाइट के बारे में कुछ सोचना कि इससे टाइम भी डायल्यूट हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब कोई इसकी स्पीड के बराबर जाता है, ये कांस्टेंट है। आप चाहे लाइट की स्पीड से चलो फिर भी टॉर्च मारो तो भी आपको वो टॉर्च 3 लाख किलोमीटर पे ही दिखेगी। ये तो नहीं है, ये है नहीं कि वो एकदम साथ साथ दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जब ये लोगों को समझ में आया तो फिर इक्वेशंस देख करके ये सब कॉन्सेप्ट निकले। तो यानी गॉर्डन की थ्योरी के हिसाब से टाइम भी एक डायमेंशन की तरह देखा जा सकता है, जिसमें पास्ट इधर एक जगह है और फ्यूचर कहीं और है, और पास्ट से फ्यूचर को या प्रेजेंट से फ्यूचर को देखा जा सकता है या ऑब्जर्व करा जा सकता है। एग्जैक्टली। शिवम भाई, ये कहा जाता है कि
हम सब लोग एक स्टार डस्ट की तरह हैं। जो भी हमारी बॉडी में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी हम अपनी दुनिया में मेटल्स देखते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, और जो भी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो सब कुछ किसी ना किसी स्टार से निकला हुआ है, किसी ना किसी तारे से ओरिजिन हुआ है, और ये अंत में एक तारे में ही समा जाएगा। ये अब फिलोसॉफिकली तो हम सबको ये बात समझ में आती है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो बेसिकली तारे, मतलब मैं ये कहूँगा जैसे बिग बैंग के बाद जो गैस और धूल बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में फैल गई, धीरे धीरे वो इकट्ठी होने लगी। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको भी अपना काम करना है, तो ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू किया और धूल अंदर ही अंदर कोलैप्स होती रही धीरे 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 धीरे। जब उसका टेम्परेचर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो फ्यूजन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट क्या था? हाइड्रोजन, सिंपल। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो वो जब हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से स्टार बनना शुरू हो गए। इस तरीके तो स्टार बनने स्टार्ट हो गए। जैसे हमारा सन एक स्टार है, फ्यूजन, उसमें हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा है, इसलिए वो दहक रहा है और हम लोगों को रोशनी दे रहा है। तो ये उसकी एक लाइफ साइकिल है। तो ऐसे तो स्टार बन गए। इन्हीं स्टार जब ये अपनी लाइफ साइकिल एंड करते हैं, धीरे धीरे फ्यूज होते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम बनाते हैं, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो कम मैसिव होते हैं, जैसे हमारा सूर्य है, ऑक्सीजन के बाद ज़्यादा फ्यूज नहीं हो पाएगा और अपनी जो लेयर है, आउटर लेयर, वो छोड़ देगा स्पेस में। जैसे आप प्याज है, प्याज की लेयर छीलते जाओ तो ऐसी सूर्य की भी लेयर हटती चली जाएंगी और अंदर एक कोर बचेगी। जैसे प्याज में एक हल्की सी गांठ बचती है, वैसी सन में भी एक हल्की सी गांठ, आप उसे कोर कह सकते हैं, वो व्हाइट ड्वार्फ होगा। ये सन का लास्ट स्टेज है। जब सन फ्यूज करता है तो कार्बन बना, ऑक्सीजन बना, यहीं से एलिमेंट फिर स्पेस में आते हैं। अब जो आप हैवी एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, जैसे कि आयरन, सिलिकॉन, गोल्ड, ये फर्दर इवेंट्स में होते हैं स्टार्स के। या तो स्टार बहुत हैविली मैसिव हो, बहुत ज़्यादा भारी हो, सूर्य से 10 गुना 20 गुना ऐसा कुछ हो, या फिर तारे अपनी लास्ट स्टेज में जब न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, आपस में मर्ज हो तो भयंकर विस्फोट होता है। आप उसे किलोनोवा भी कह सकते हैं। उसमें गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरीके की धातुएं बनती हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। जो आप ये रिंग पहनते हैं, ये सब करते हैं, आपको जो पसंद आता है गोल्ड, वो सब स्टार से ही बना हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा न्यूट्रॉन स्टार की वजह से बना हुआ है ये। न्यूट्रॉन स्टार की वजह से? हाँ, एग्जैक्टली। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? अब न्यूट्रॉन स्टार, जैसे एक मैसिव स्टार ले लो आप, सूर्य से थोड़ा भारी होना चाहिए। अब धीरे धीरे एक तो तारा तब तक दहकता है जब तक ग्रेविटी और उसमें जो फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, दोनों में एक समावस्य, आप ये कह सकते हैं, दोनों में वो चल रहा है, तब तक तो तारा जिंदा है। अब धीरे धीरे फ्यूजन हो रहा है और हैवी एलिमेंट्स में तारा कन्वर्ट होता जा रहा है, उसकी कोर, तो फ्यूजन कम होता चला जा रहा है और ग्रेविटी प्रभावी होती जा रही है। ग्रेविटी क्या कर रही है? तारे की कोर को कोलैप्स कर रही है, दबा रही है धीरे 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 धीरे। और जब ग्रेविटी अंततः जब कोर उसको सह नहीं पाती तो एक विस्फोट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, जिसे आप सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा हुआ, फट गया। अब बचा क्या? मैसिव तारा था, सूर्य से ज़्यादा भारी था, तो न्यूट्रॉन स्टार बन गया, जिसका मास 1 या 2 सूर्यों के बराबर होता है, सोलर मास कह सकते हैं आप उसे, और साइज सिर्फ 10 या 20 किलोमीटर। आप ये सोचिए कि 2 सूर्य को आपने कंप्रेस करके एक छोटे से गांव जितना बड़ा कर दिया हो। सोचो तो कितना, मतलब इस तरीके का प्रोसेस होता है, तब जाके न्यूट्रॉन स्टार बनता है। बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट है ये। ब्लैक होल के बाद इसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। आप 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार उठा लो तो उसका वजन माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा, इतना भारी है, इतना हाईली डेंस ये ऑब्जेक्ट है। इसमें है क्या, 80 to 90% न्यूट्रॉन्स ही हैं। तो इसकी वजह से वो भी इतने कॉम्पैक्ट हो गए हैं, पैक हो गए हैं एक तरीके से, तो इसीलिए इतना हाईली डेंस बन गया है। इसमें मैं बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ पढ़ रहा था कि यूनिवर्स के स्केल पे देखा जाए, अभी हम देखते हैं कि भाई लकड़ी कितनी ज़्यादा है और गोल्ड और सिल्वर कितना कम है। तो क्योंकि गोल्ड और सिल्वर स्टार्स से बना हुआ है, लेकिन लकड़ी के लिए आपको एटमॉस्फेयर भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए। तो लकड़ी ज़्यादा, कोई भी चीज़ जो कम होती है, कम मात्रा में होती है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो यूनिवर्स की करेंसी के अंदर लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है गोल्ड या सिल्वर के। इतने स्टार्स हैं, इतने प्लैनेट्स हैं,
जो गोल्ड से ही बने हुए एक तरीके से, उनमें एविडेंस में है गोल्ड और सिल्वर। एस्टेरॉइड्स में एस्टेरॉइड्स है। हाँ। एक एस्टेरॉइड अगर पकड़ लो तो पृथ्वी पे जितने आदमी है सब हाथों में गोल्ड लेके घूमेंगे और गोल्ड से लोग परेशान हो जाएंगे, भाई हमें गोल्ड नहीं देखना, हर जगह गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा है। हाँ। जैसे आज आयरन दिख रहा है ना, तब गोल्ड के गेट भी होंगे, सब कुछ होगा। पर आपने जैसे कहा कि करेंसी तो लकड़ी होनी चाहिए। बेसिकली लकड़ी एक बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव चीज है। यूनिवर्स में सिर्फ ये वही बन सकती है जहाँ लाइफ हो, प्रॉपर एटमॉस्फेयर हो, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो। अभी तो फिलहाल ये सब अर्थ पे ही पॉसिबल है, तो अर्थ पे प्लांट्स हैं और लकड़ी है। और कहीं आप मार्स पे चले जाओ, किसी भी और दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धूल के, रेत के। ये सब धूल भी स्टार से ही बनी है, सब यही है। ये कहीं कहीं सिर्फ लकड़ी स्टार से नहीं बनी, इसलिए एक्सपेंसिव है बहुत, इसलिए एक्सपेंसिव है। पृथ्वी पे क्या है कि हम लकड़ी को ज्यादा सस्ता मानते हैं। हाँ, एक टाइम आएगा जब हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते होंगे और एस्टेरॉइड्स को माइन कर सकते होंगे, उस समय शायद लकड़ी ज्यादा महंगी हो जाए। और आज भी आप देखो तो जितने भी बिलियनियर लोग हैं वो सब फॉरेस्ट खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं जहां पर जो उपजाऊ जमीन है। तो ये कहीं ना कहीं शायद हम ये अपने लाइफ टाइम में या अगले 100-150 साल में देख सकते हैं। तो हमारा जो हमारा सन है उसकी लाइफ कितनी बची हुई है? मैं कहूँगा 50-50% लाइफ है। 50% वो अपनी कंज्यूम कर चुका है, खत्म हो चुका है इतना तो, और 50% अभी उसके अंदर फ्यूजन बचा है। एग्जैक्टली कहूँ तो 4.6 बिलियन ईयर्स सूर्य की उम्र हो चुकी है और 5 बिलियन ईयर यानी 500 करोड़ बाकी है। इतना अभी और चलेगा, लेकिन हम उसको देखने के लायक तब बचेंगे नहीं, सूर्य ही हमें नहीं छोड़ेगा तब। ज्यादा फैसिनेटिंग चीज जो मेरे को पूछनी है, जिसके लिए सूर्य की लाइफ साइकिल मैंने पूछी, वो ये है कि जब हमारा ये सूर्य खत्म होने के करीब होगा, उस समय हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारी सिविलाइजेशन उस समय भी मौजूद हुई तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं उस समय? गिवन कि जैसे हमने बात करी कि लाइट की स्पीड इतनी तेज है, फिर भी हम कहीं ना कहीं एक कॉस्मिक प्रिजन में बंद हैं। तो ये इंटरस्टेलर ट्रैवल होगा कैसे? अब मैंने आपको पहले बताया था, जब सूर्य अपने लास्ट स्टेज पे जाएगा तो रेड जाइंट फेज में पहुंच जाएगा। आज जितना उसका जो आकार है उससे 250-300 गुना बढ़ जाएगा। हो सकता है तो वो पृथ्वी को भी अपने अंदर संभाले, बहुत ज़्यादा उसका आकार बढ़ जाएगा। ऐसे में इंसानों को जरूरी है कि पृथ्वी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पे तो कोई स्कोप बचेगा नहीं। और ये तो 5 बिलियन ईयर्स में होगा, पृथ्वी पे स्कोप तो शायद 1 बिलियन ईयर्स के बाद ही ना बचे, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य रेड जाइंट फेज में जाएगा, ल्यूमिनोसिटी बढ़ेगी, चमक बढ़ेगी और उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। सबसे पहले तो जितने ओशियंस हैं पृथ्वी पे वो सब सूख जाएंगे। जब वही सूख गए फिर लाइफ तो आप अनुमान लगा ही लो, फिर वो खत्म होने की कगार पे होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतने सालों में इंसान बहुत अच्छी एडवांस सभ्यता बन चुके होंगे। फिलहाल आप पूछ रहे हैं इंटरस्टेलर ट्रेवल कैसे करेंगे, तो उसके कई आइडियाज़ हैं, जिससे अगर मान लो 1 बिलियन ईयर से पहले ही कोई आफत आ जाए पृथ्वी पे, तो उससे कैसे बच सकते हैं। कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिससे हम पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच जाएं या कोई स्टेबल प्लेनेट खोज लें, ऐसा कुछ। तो सबसे पहला आइडिया तो यही है कि हमें जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम पृथ्वी से दूर जाएं उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि ये कॉस्मोस बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। सोचो एक नियरेस्ट स्टार 4.2 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। देखने पे कितना लग रहा है? सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स। नंबर्स में तो बहुत स्मॉल है ना, पर हमारा सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट भी अगर कोई होगा, जैसे मान लो पार्कर सोलर प्रोब है, 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है सूर्य की परिक्रमा, अपना मिशन एक तरीके का कर ही रहा है। तो अगर उसकी स्पीड भी आप पकड़ लो तो भी वहां तक पहुंचने में आपको 6 या 6,500 साल लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की अगर लाइट की स्पीड है तो 200 किलोमीटर पर सेकंड तो उसका 0.06% हुआ। एग्जैक्टली, बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। काफी कम है। इतनी स्पीड से तो आप अनुमान लगा लो 6,500 साल लग रहे हैं अल्फा सेंटोरी पे पहुंचने में। तो फिर ये तो मतलब फिजिबल ही नहीं है। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे हम स्पीड को कम से कम 10 या 20% या 50% तक तो ले जाएं लाइट को, कि भाई 4 साल की जगह 8 साल लग जाएं। इतने तो ह्यूमन झेल लेंगे। तो कोई ऐसी थॉट एक्सपेरिमेंट है, कोई ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल कैसे हो सकता है, या ये हो ही नहीं पाएगा? हो सकता है, हो ही नहीं पाएगा, ये तो मतलब एग्जैगरेशन होगी बहुत ज़्यादा। मतलब हो नहीं पाएगा, हो जाएगा। कई थ्योरीज हैं। नासा ने शायद 1960 में फ्यूजन
न्यूक्लियर फ्यूजन वाले स्पेसशिप की आइडिया सोचे थे। उनका मानना था कि अगर हम किसी स्पेसशिप के पीछे न्यूक्लियर ब्लास्ट कराएंगे तो उससे जो पावर रिलीज होगी, उससे जो एक्सेलरेशन मिलेगी स्पेसशिप को, तो धीरे धीरे कई कंट्रोल ब्लास्ट कराएंगे तो एक्सेलरेशन लाइट के 5 या 10% तक तो पहुंच जाएगी। तो जहाँ हमें अल्फा सेंटोरी पहुंचने में 6500 साल लग रहे हैं बेसिक से हमारे स्पेसक्राफ्ट से, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा शायद 45 साल या 50 साल लगे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मतलब हम अपने ह्यूमन एक पीढ़ी तो पहुंच ही जाएगी वहां पे, दूसरी पीढ़ी को बसा सके। हाँ, तो एक पीढ़ी को अपनी पूरी जीवन जो है एक स्पेसक्राफ्ट में बिताना पड़ेगा, लेकिन उससे अगली पीढ़ी पहुंच जाएगी बिल्कुल, जो कि एक कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए एक छोटी कॉस्ट है। अच्छा, अब फ्यूजन ड्राइव तो हो गया, फ्यूजन वाला विचार था। एक और आइडिया है जो कई साइंटिस्टों ने दिया, कई लोगों ने सोचा भी, ब्लैक होल स्टारशिप का। अब पहले हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियर बम्स फोड़े स्पेसशिप के पीछे ताकि भाई उसकी पावर से वो एक्सेलरेट करे। अब हमें क्या करना है, अब हम सोच रहे हैं कि कंट्रोल ब्लैक होल बनाएं और उससे एनर्जी लें और उससे एक्सेलरेट करें अपने स्पेसशिप को। उस ब्लैक होल को स्पेसशिप के पीछे लगाएं। वाह, छोटा सा, बहुत छोटा, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल का ब्लैक होल, बहुत ही छोटा, मतलब आप देख भी ना पाओ इतना छोटा ब्लैक होल। क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग है, ब्लैक होल्स तो एनर्जी के भयंकर सोर्स हैं। तो उससे जब चलेगा तो लाइट के हम 20-30 एक्सेलरेट करके 40-50% तक भी पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ये 2 फिजिकल आइडियाज हैं जो हो सकते हैं। अब थर्ड और फोर्थ, अब आगे के 2 आइडियाज तो और थोड़े डेंजर है, थ्योरेटिकल है लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। एक तो आपको पता ही है वॉर्म होल्स का विचार, वॉर्म होल्स का जो थॉट है कि भाई एक पोर्टल खोलें, एक पोर्टल में घुसे और दूसरी जगह यूनिवर्स के दूसरे कोने में निकल जाए। स्टार वॉर्स में जो अब वो कोना एक जगह से हम घुसेंगे, दूसरे से निकलेंगे, वो 1000 लाइट ईयर हो, 10,000 लाइट हो, 1 बिलियन लाइट ईयर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो शॉर्टकट ढूंढना है। पर वो कहीं ना कहीं इंटैंगलमेंट थ्योरी उस आइडिया को कुछ वेट देती है। इंटैंगलमेंट थ्योरी, बस ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि इंटैंगलमेंट थ्योरी में ये है कि अगर 2 एटम आपके फ्यूज हो गए आपस में, तो वो फिर कितने भी डिस्टेंस पे हो यूनिवर्स में, अगर एक में कोई रिएक्शन होगा तो दूसरे में भी वो रिएक्शन इंस्टेंट होगा। वॉर्म होल्स को हम क्वांटम इंटेंगलमेंट से जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वॉर्म होल्स जो है एक फिजिकल चीज भी हो सकती है, करा जा सकता है। हाँ। हमें क्या करना है, हमें पता है कि स्पेस एक कर्वेचर है, जैसे एक चादर है उसमें कुछ रख दिया तो एक कर्व बन गया। तो हमें क्या करना है, हमें एक शॉर्टकट ही तो ढूंढना है। हमें कुछ इतना मैसिव चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी चाहिए जो चादर को इतना सिकोड़ दे कि वो जो 1000 लाइट ईयर की डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर की हो जाए या इंस्टेंटली कुछ सेकंडों की हो जाए। हमें ये करना है। हालांकि इसके लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी तो नेगेटिव हमने सोची ही नहीं है। नेगेटिव मैटर चाहिए, यानी एक्सोटिक मैटर। मैटर नेगेटिव कैसे हो सकता है? मैटर तो भाई चीज दिख रही है। तो बहुत, मतलब अभी पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से। एक्चुअली शायद इसीलिए जो लोग बहुत एडवांस लेवल तक फिजिक्स पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो रियलिटी है वो इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि आपकी इमेजिनेशन और फिक्शन भी उसको कैप्चर नहीं कर सकती। सो रियलिटी इज मोर फैसिनेटिंग देन द फिक्शन इटसेल्फ। आपका दिमाग उतना सोच ही नहीं सकता, इमेजिन ही नहीं कर सकता जितनी फैसिनेटिंग रियलिटी है। जैसे आपने कहा कि इतना भारी मैटर रख दो कहीं पर कि वो कर्वेचर जो है वो पास में आ जाए और आपका डिस्टेंस कम हो जाए। या नेगेटिव मैटर, किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन देखोगे, कैसे उसको सोचोगे, नेगेटिव एनर्जी के बारे में कैसे सोचोगे, ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैटर है तो एंटी मैटर है, अपोजिट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो एंटी मैटर वाले इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ये कंक्लूड करते हैं कि एक्सोटिक मैटर यानी नेगेटिव मैटर कुछ तो, अब हम इसे थ्योराइज नहीं कर सकते क्या है ये, लेकिन है एक टर्म है एक्सोटिक मैटर, कुछ ऐसा मैटर जिससे हम वॉर्म होल को फिजिबल बना सकें। अब हमें ये नहीं पता कि हम उसे कैसे फिजिबल बनाएंगे। कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि टाइप 3 सिविलाइजेशन जो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी यूज करेगी 1 सेकंड में, वो ये काम कर लेगी। हम इंसान नहीं कर पाएंगे अभी, पर फिजिक्स के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से वॉर्म होल पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स वेरी टफ टू डू। देन एक और आइडिया है अल्क्यूबेरी ड्राइव यानी बॉब ड्राइव का। ये आपने स्टार वॉर्स या स्टार ट्रैक इन मूवीज में देखा होगा, कैसे एकदम से पलक झपकते ही वो उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है। इसमें भी हमें काफ़ी एनर्जी और काफ़ी चीज़ चाहिए। हमें क्या करना है, हमें स्पेस का जो कर्व है
उसमें अपने स्पेसशिप को चलाना है। अब हम स्पेसशिप को उसमें नहीं चलाएंगे, हम एनर्जी से उस कर्व को पीछे मोड़े, जैसे चद्दर में आप समेटे लाओ ऐसे ऐसे करके तो वो चीज पास आ जाती है। ऐसे ही हमें ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें अपने अपने स्पेसशिप को ऐसे चलाना है। मतलब अब उस स्पेसशिप की मदद से स्पेस को आगे जो कर्व है उसको ऐसे मोड़ना है कि हम उस ऑब्जेक्ट पे बहुत जल्दी पहुंच जाएं। तो हम 10 लाइट ईयर दूर ऑब्जेक्ट पे, लाइट को तो 10 साल लगेंगे 10 लाइट ईयर दूर जाने में, तो हम 1 साल में पहुंच जाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ही पास लेंगे। हम वहां जा नहीं रहे, हम उसे धीरे धीरे पास ला रहे हैं, खींच रहे हैं अपने पास धीरे धीरे। तो ऐसा कुछ है। हालांकि हमारे पुराणों में ऐसी कई कहानियां आती हैं जिसमें ये सब हो रहा होता है, बट अगर पुराणों में नहीं जाएं, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि वो कहानियां हैं, ऋग्वेद में जाएं तो ऋग्वेद में ये कहा गया है कि पुरुषा अपने आप को सैक्रिफाइस करता है और तब मटेरियल वर्ल्ड बनता है। जैसा कि आपने कहा कि एक स्टार जो होता है जब वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद का जो ज्ञान है उसमें बहुत लोग उसको पोएम्स की तरह देखते हैं, और शायद लिखने की लिपि, भाषा या बोलने का तरीका भी वही था, कोडेड लैंग्वेज होती है, बट एक इंटरप्रिटेशन कम से कम उसकी ऐसी भी निकलती है जो ये स्टार सिस्टम को समझाती है, मैटर कैसे बनता है उसको समझाती है। एग्जैक्टली। शिवम भाई ये बताओ कि कहीं 100 साल की जद्दोजहद ये रही ये नापने की कि ये पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है, अर्थ कितनी बड़ी है, सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, एक साल कितना होता है, किस स्पीड पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किस डिस्टेंस पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये पूरी कैलकुलेशन की क्या कहानी है? तो तरुण भाई आपने स्पीड की बात करी, तो हम काफ़ी तेज़ी से घूम रहे हैं, हम कांस्टेंट नहीं हैं। हम दोनों पॉडकास्ट तो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब शांत है, पर इस ब्रह्मांड में कुछ भी शांत नहीं है। हमारी पृथ्वी खुद एक धुरी पे 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। 24 घंटे में उसकी एक पूरी हो जाती है परिक्रमा, और उसकी स्पीड रहती है 1600 किलोमीटर पर आवर। और जब बात करते हैं कि वो सूर्य की परिक्रमा किस स्पीड पे लगा रही है, तब अब खेल और ज़्यादा हाई फाई हो जाता है। अब उसकी स्पीड बढ़ जाती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रही है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि जो एक कमर्शियल एरोप्लेन होता है वो 550 से 750-800 किलोमीटर पर आवर पे फ्लाई करता है, उड़ता है। तो 1670 किलोमीटर मतलब उससे 2-3 गुना तेज धरती घूम रही है, और जो वो सूर्य का चक्कर लगा रही है उसमें 1,07,000 किलोमीटर हर घंटे कवर कर लेती है पृथ्वी। हाँ एग्जैक्टली आप कह सकते हैं। तो अब आप देखोगे तो पृथ्वी प्रति घंटा 1,07,000 किलोमीटर कवर करती है सूर्य की परिक्रमा करते हुए। बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन ये अब अगले स्केल पर कहीं भी नहीं टिकती। अब आप सोचो सूर्य कितनी स्पीड से परिक्रमा कर रहा होगा और किसकी कर रहा होगा। तो सूर्य जाहिर है कि स्टार है, तो वो अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा करेगा। गैलेक्सी के सेंटर में जो मैसिव ब्लैक होल है, मैसिव सेंटर बल्ज है जो, उसकी परिक्रमा हमारा सूर्य करता है। एक परिक्रमा करने में उसे 22 से 25 करोड़ साल लगते हैं। मतलब जो मिल्की वे के बीच में जो ब्लैक होल है उसके चारों तरफ सन जो है वो रेवोल्यूशन या परिक्रमा कर रहा है, और एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल निकल जाते हैं। तो अब आपने देख लिया कि सूर्य को एक परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ साल लगते हैं, और ये सब करते वक्त उसकी स्पीड 8,28,000 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी अब वो एक घंटे में 8,28,000 किलोमीटर कवर कर रहा है। वाह। पृथ्वी की भी स्पीड से 8 गुना ज़्यादा। पर ये सब के बीच मिल्की वे भी कहाँ पीछे रहने वाली है, वो भी स्पेस में तैर रही है, और उसके तैरने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से शायद 21 लाख किलोमीटर पर आवर है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है 21 लाख किलोमीटर पर आवर। मतलब जो बिग बैंग के बाद गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उसकी स्पीड 21 लाख किलोमीटर पर आवर। अगर मैं गैलेक्सी के मूव करने की स्पीड, सूर्य के मूव करने की स्पीड मिल्की वे में, और अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की स्पीड सूर्य के चारों तरफ, वो सब जोड़ दूं तो ये तकरीबन कुछ 30 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। 30 लाख किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से हम अभी जब बैठे हैं तो मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ बैठे बैठे हमें लग रहा है हम एकदम शांत हैं। हाँ। लेकिन हम यूनिवर्स में 30 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड। कितनी फैसिनेटिंग बात है। नहीं, कुछ भी शांत नहीं है इस यूनिवर्स में। हाँ। लगता है कि सब शांत है। सोचिए 30 लाख किलोमीटर पर आवर।
पर यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जितनी ज़्यादा दूर गैलेक्सीज हमसे होंगी वो और ज़्यादा दूर हमसे दूर होती चली जाएंगी। हबल लॉ की वजह से, मतलब यूनिवर्स जब एक्सपेंड हो रहा है, लगातार एक्सपेंड होता ही जा रहा है, तो उनकी एक्सपेंशन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो एडविन हबल ने कैलकुलेट करी थी। और उसके हिसाब से उन्होंने बताया था जो गैलेक्सी जितनी ज़्यादा दूर हमसे होगी वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से हमसे दूर चली जाएगी। इस चीज़ में कई गैलेक्सीज हमसे लाइट स्पीड से भी ज़्यादा दूर जा रही हैं। तो यानी उनकी रोशनी हम तक कभी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। इसी वजह से 94% गैलेक्सीज जो यूनिवर्स में है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, हम उन पे ना तो कभी जा पाएंगे, ना हम उन्हें अपने टेलीस्कोप से कभी देख पाएंगे, और ना ही वो हमें कभी देख पाएंगे। इसीलिए हम पूरा यूनिवर्स कभी देख ही नहीं देख पाते क्योंकि वो अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हम सिर्फ 6% यूनिवर्स को ही देख रहे हैं अपने टेलीस्कोप से भी, हर चीज से। 94% यूनिवर्स हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्सपेंशन लाइट स्पीड से भी तेज। तो सोचो यूनिवर्स कहीं शांत नहीं है, और अभी तो हम ये रुक गए कि शायद 94% गैलेक्सीज गायब हो गई हैं, पर वो भी एक्सपेंड ही हो रही होंगी, और कितनी तेज हो रही होंगी कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा तेजी से। यही मूवमेंट की कैलकुलेशन लगाते हुए इंडिया ने एक बहुत फैसिनेटिंग अचीवमेंट करा था। जब इसरो का मंगलयान मिशन गया था और मंगलयान के ऑर्बिट में हमें उतरना था, तो इसरो ने मंगलयान को उस डायरेक्शन में भेजा था जहां पर मार्स 300 दिन के बाद होना चाहिए था। और वो प्रिसाइजली कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और उसको अचीव करना उस पॉइंट को जहां पर वो जाकर के मंगल के ऑर्बिट में फंस जाए। और ये भारत पहला देश था जिसने इसको सक्सेसफुली करा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल। फर्स्ट अटेम्प्ट में, यस। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, और इससे हमें पता चलता है कि कैलकुलेशन समझना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे स्पेस मिशंस इन्हीं कैलकुलेशंस, इन्हीं स्पीड, इन्हीं नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। एक और सोर्स है शिवम भाई जो बहुत फैसिनेटिंग है। 6th सेंचुरी BC यानी सूर्य सिद्धांत लिखी गई थी। मेरे पास यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। मरकरी सन का एक चक्कर लगाने में 87.97 दिन लेता है सूर्य सिद्धांत के हिसाब से। नासा की जो कैलकुलेशन है वो है 87.969, यानी कि एरर रेट जो है सिर्फ 0.001% का है सूर्य सिद्धांत में, और जो आज की डेट में नासा बताता है उस वैल्यू में। वीनस सूर्य सिद्धांत के हिसाब से 224.699 दिन लेता है। नासा की कैलकुलेशन कहती है 224.701, यानी कि 0.001% से भी कम। मार्स सूर्य सिद्धांत के हिसाब से 686.998 डेज का एक पूरा साल है मार्स का, और नासा के हिसाब से 686.980, यानी 0.003% से कम। और ये चलता रहेगा। जुपिटर में 0.007% का वेरिएंस है। सैटर्न के एक साल की कैलकुलेशन में 0.06% का वेरिएंस है। यानी कि 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में ये समझ थी कि सोलर सिस्टम पूरा सन के चारों तरफ घूम रहा है, और हर एक प्लैनेट को कितना समय लगता है सन की परिक्रमा करने में, उसकी इतनी प्रिसाइज डेसिमल प्लेसेस में हमारे पास कैलकुलेशन मौजूद थी, जो कि सिर्फ 0.001% वेरिएंस पे है। अब इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पृथ्वी की जब कैलकुलेशन करी गई तो 365.2421756 दिन कैलकुलेट करे सूर्य सिद्धांत ने, और नासा की कैलकुलेशन कहती है 365.2421897 दिन, यानी कि सिर्फ 1.22 सेकेंड्स का फर्क है एक साल में। बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। अब इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए अगर पूरा मुगल साम्राज्य जो भारत में 300 वर्ष के आसपास रहा था, उसका अगर हिसाब लगाएं तो सिर्फ 3 मिनट का तकरीबन फर्क पड़ेगा दिनों की कैलकुलेशन में। इतना ही फर्क है कैलकुलेशन गैप में। तो बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन थी कि पूरा चक्कर लगाने में एग्जैक्ट कितने दिन लगते हैं, 365 नहीं, 6ठे डेसिमल प्लेस तक निकाल करके। काफी प्रिसाइज है, काफी प्रिसाइज है। 1400-1500 साल पहले जब इतने खास टेलीस्कोप भी नहीं थे, टेलीस्कोप तो थे ही नहीं एक तरीके से, हाँ, तब इन प्लैनेट्स की प्रिसाइज मूवमेंट लेना, कितने दिन लग रहे हैं सूर्य की परिक्रमा करने में,
काफ़ी फैसिनेटिंग है। पता नहीं उन्होंने कैसे किया होगा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ अगर आप मुझे 1400 साल पहले भेज दो, मैं रोज़ अगर तारों को देखूँ कि आज तारा यहाँ पे है, आज प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, तो भी मेरे लिए निकालना इतना प्रिसाइसली बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफ़ी इक्वेशंस, मैथमेटिकल फार्मूलास लगते हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे किया होगा। और यही यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि कैलकुलेशन तो है, नंबर तो है, उसका मेथड नहीं है कि वो निकला कैसे है। और इसलिए इस किताब को जो है उतना शायद क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। जो साइंस तो है वो तो प्रूफ मांगता है। हाँ। आप अगर कोई थ्योरी ला रहे हो, कोई कैलकुलेशन ला रहे हो, तो वो यही मांगते हैं कि इसे डिराइव करो, कैसे आई। यूं ही नहीं कि रैंडमली आपने बोल दिया कि इस प्लेनेट को उस स्टार के चक्कर लगाने में 400 दिन लगते हैं। हाँ। रैंडमली नहीं, बताओ क्यों लगते हैं, किस वजह से। हाँ। तो मुझे लगता है पर हमें आज की डेट में भी सूर्य सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमें ये पता हो कि कितना रिच कल्चर था और कितनी डीप नॉलेज थी हमारी। यही तो मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि हम अपने ग्रंथों को भूल रहे हैं एक तरीके से। 1400 साल पहले सूर्य सिद्धांत में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, और ये कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि 1400 साल पुराना ही हो। मैंने नीलेश ओक की एक शायद रिसर्च पढ़ी थी इसी पे, उनके हिसाब से तो शायद ये 30,000 साल से भी पहले का है सूर्य सिद्धांत। बिल्कुल। और इसमें तो शायद हमारे एंसेस्टर्स ने लगातार अपडेट भी किए हैं। एक जगह तो मैंने ये पढ़ा है कि 12,000 साल पहले जो नक्षत्रों की जो पोजीशन थी वो एग्जैक्टली इसमें है। 27 नक्षत्र जो हमारे ग्रंथों में वर्णित किए जाते हैं। और सूर्य सिद्धांत में मैंने ये भी पढ़ा है कि 2 पोल स्टार लिए जाते थे, उनके थ्रू सब कैलकुलेशन करी जाती थी, एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे। अब ये सब है, कैसे किया ये अभी तक मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम तो ना तो टेक्नोलॉजी थी इतनी खास, ना इतना कुछ पता था, लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी नहीं होते थे कि अगर एक साइंटिस्ट ने आज ये खोजा तो हमें यही नहीं पता कि दूसरा साइंटिस्ट उस नॉलेज को कब, कहाँ, कितने सालों में वहाँ तक जाएगी। हाँ। तो बहुत दिक्कत थी, फिर भी करके दिखाया। तो हमारे पूर्वज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कहीं ना कहीं वो एडवांस थे। क्या आईक्यू होगा उनका, मैं खुद नहीं सोच सकता। कई बार ऐसा नहीं लगता कि इतनी एडवांस नॉलेज अगर इतने हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी तो वो आई कहाँ से? कभी आपको ऐसा लगता है शिवम भाई कि हो सकता है कि एलियंस हों, या आप क्योंकि इतने डेप्थ में फिजिक्स को पढ़ते हो, इतने डेप्थ में पूरे हमारे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हो, क्या कहीं पर ऐसी कोई थ्योरी आपने पढ़ी जिससे आपको लगा कि शायद कोई और सिविलाइजेशन, कोई और लिविंग फॉर्म, या जिसको हम एलियंस भी बोलते हैं, वो एग्जिस्ट शायद कर सकती है? मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। पर कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि एलियंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। और हमारा दिमाग ये कहता है कि जो चीज़ हम इंसान सोच नहीं सकते, सोचिए कि गीज़ा के पिरामिड ले लो, कितने प्रिसाइजली कटे हुए हैं। हमें यही समझ में नहीं आता कि 5-6 हज़ार या 10,000 साल पहले उन्हें कैसे बनाया होगा। हमारे कुछ प्राचीन मंदिर हैं, कर्नाटका के मंदिर हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग मंदिर हैं, आप विजिट करके देखिएगा। तो वो भी ऐसे बने हुए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। कैलाश मंदिर है जो एक ही पत्थर से तराश दिया गया है, उसके बारे में तो बहुत लोग जानते ही होंगे वो कैसे बना। तो ये सब चीज़ें लिंक करती हैं कि ज़रूर कोई ना कोई एडवांस चीज़, तो एडवांस मनुष्य है। या तो हम उन्हें देवता कह सकते हैं, कुछ लोग उन्हें एलियंस भी कह सकते हैं। एलियंस मीन्स जो पृथ्वी से परे रहता हो कहीं। तो उसने हमें शायद ये प्रेरणा दी हो कि ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि अभी नॉर्मल हम लोग बैठे हैं तो हमारे दिमाग में नहीं है कि हम कैसे कर पाएँ इस चीज़ को। करेंगे तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो ये सब थॉट्स ये बताते हैं कि शायद एलियंस हो सकते हैं, उन्होंने ह्यूमंस को शेप किया हो एक परफेक्ट सिविलाइजेशन बनाने के लिए। हो सकता है कई बार वो फेल भी हुए हो, पर कई बार पास भी हुए, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। पर एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, सबकी जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ते हो या उनका सिविलाइजेशनल टेक्स्ट पढ़ते हो, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हो, तो एक ये बात जो आपने कही कि नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम अ हायर बीइंग टू ह्यूमंस, एग्जैक्टली, ये बात कॉमन है दुनिया भर के कल्चर्स में। तो शायद कुछ होगा जो आज साइंस प्रूव नहीं कर पा रही है। ये सवाल मैं ऑडियंस पे छोड़ दूंगा कि कमेंट्स में आप प्लीज जरूर बताना कि आपका क्या टेक है इस पे, क्योंकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या जवाब देती है हमारा आज, जो मुझे लगता है कि समय के साथ चेंज होता रहता है। आज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या कहती है, ये जानना बहुत ही फैसिनेटिंग होगा अपने आप में। बिल्कुल सही कहा आपने। समय के साथ साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदलती रहती है। आज हम कुछ अलग सोच रहे हैं, हमारे पूर्वज
कुछ और सोचते थे। आज के टाइम पे हम अपने आप को सबसे ज़्यादा एडवांस मानते हैं, लेकिन कई ऐसे फिनोमेना हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए। तो ये सब देख कर के लगता है कि एलियंस हो सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि हैं। तो बहुत मज़ा आया शिवम भाई आज आपसे बात करने में। अगली बार शिवम भाई के साथ जब हम बैठे हैं तो क्या टॉपिक कवर करें आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपना फेस रिवील एपिसोड हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई। और अब क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं, हम लोग मिल लिए हैं, तो अब मिलते रहेंगे। थैंक यू तरुण भाई ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिला, कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिली आपसे, कुछ चीज़ें मैंने भी बताई लोगों को। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, और इससे मुझे काफ़ी बूस्ट भी मिला कि मैं फेस रिवील और अच्छे से कर पाऊँगा। और तरुण भाई, और भी नए नए एपिसोड्स के लिए मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा अगली बार। थैंक यू शिवम भाई। और इसी तरह की और कुछ कॉन्वर्सेशंस जो हमारे चैनल पे हुई हैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, उन पॉडकास्ट को भी ज़रूर चेकआउट करना। और शिवम भाई दोबारा आएंगे तो उसके लिए आप लोग भी वापस लौटना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।